सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस इकोनॉमी सीरीज में पढ़ने वाले हैं औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। यदि इनके क्वेश्चनों का ट्रेंड देखें तो इस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक आध क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार जो औद्योगिक नीति में परिवर्तन होता है वो हमारी जीडीपी में किस प्रकार योगदान देता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें विशेषकर आप ये जानते हो कि आजकल हमारी जो औद्योगिक नीति लास्ट जो आई थी 1991 में आई थी, उसके बाद में उसमें और जो यदि औद्योगिक नीति की बात करें तो नई औद्योगिक नीति की अभी चर्चा चल रही है कि आ सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें कई चेंजेस समय के साथ देखने को मिले थे। जैसे आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या एफडीआई की चीज़ें या इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या इसमें सुधार किया गया है, एमएसएमई को लेकर, ये चीज़ें करंट अफेयर की चीज़ें हैं जो आपको समय के साथ में ऐड करनी पड़ेगी नोट्स में, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं और इसमें नई चीज़ें ज़्यादा आएगी। तो नई चीज़ों में आप ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर इंडस्ट्री को लेकर जो भी नए प्रावधान आते हैं, प्रोविजन आते हैं, उन पर आप थोड़ा सा नज़र रखना और अपने नोट्स में शामिल करना। तो यदि हम औद्योगिक नीति में यदि बात करें तो औद्योगिक नीति का मतलब क्या होता है। तो औद्योगिक नीति से तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी देश है अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई योजना बनाता है, जैसे औद्योगिक नीति किसी भी राष्ट्र के उद्योगों और उसके साथ जुड़े हुए क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास में नियोजन करने में सहायक होती है। आप ये जानते हो इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी जुड़ी होती है, जैसे रोजगार के मुद्दे भी होते हैं, देश का विकास भी होता है, सप्लाई चेन भी होता है और विनिर्माण से आप जानते हो हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, निर्यात भी इससे जुड़ा होता है। तो यदि हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सारे जो अन्य सेक्टर उनको भी इसमें फ़ायदा मिलता है। तो ये आप इस चीज़ों में ध्यान रखना। और यदि हम अपनी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है इसकी एक दृष्टिकोण देखें तो हमेशा इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो रणनीति इसमें साथ में शामिल होती है और नीति निर्माण निवेश योजना आदि चीज़ों को इनमें शामिल किया जाता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा किस प्रकार रेलवे है, तो रेलवे में निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे में पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये किसका पार्ट होता है? ये हमारी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है उसी का पार्ट होता है। और इसके साथ में आपको ये भी पता है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे आपने देखा होगा विशेषकर जो सार्वजनिक पीएसयू कंपनीज नाम सुना होगा आपने, उनका किस प्रकार विनिवेश किया जाता है, जैसे एयर इंडिया है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि सही से उनका प्रबंधन नहीं होता या उनका जो आउटपुट होता है सही से नहीं हो पाता है, तो उनका विनिवेश करना ठीक है, फिर सरकार पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी करंट अफेयर की रहती है। इस टॉपिक से जुड़ी हुई क्वेश्चन जब आएंगे तो ऐसे टॉपिक के साथ मिल के आएंगे कि जैसे विनिवेश हो रहा है ये क्या होता है। और यदि भारत की औद्योगिक नीतियों की हम टाइमलाइन देखें, एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, बाकी इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले। पुरानी जो औद्योगिक नीतियाँ जैसे 1948 से लेकर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्वेश्चन आएंगे तो नई औद्योगिक नीति के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पुराने वाले के बारे में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन यदि आता है तो थोड़ा सा आप टाइमलाइन को दिखा सकते हो एक फ्लो चार्ट के साथ में, कि जैसे जो इंडस्ट्री पॉलिसी है सबसे पहले 1948 में आई थी। और ऐसे प्रीम में तो क्वेश्चन देखे हैं मैंने कई बार कि इनको लेकर कोई क्रम वाला क्वेश्चन, मिलान वाला जो क्वेश्चन आता है, आ सकता है ऐसा। तो पहली जो औद्योगिक नीति बनी थी उसमें सार्वजनिक उद्योगों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। और लेकिन समस्याएं काफ़ी थी उस समय, नौकरशाही की लाल फीताशाही की समस्या थी और निजी सेक्टर के लिए इसमें अवसर बहुत ही कम थे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 1956 की बात करें, उसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, क्षेत्र विषमताओं को इसमें कम करने का प्रयास किया गया। और यदि 1973 की बात करें तो उसमें बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को धीरे धीरे मंजूरी मिलना शुरू हो गया था। और इसके बाद में 77 की बात करें तो सार्वजनिक जो उपक्रम है उनमें दक्षता सुधार की बात की गई। इसमें भी फिर 1980 में भी ऐसा प्रोविजन किया गया कि सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको काफ़ी ज़्यादा सुधारा गया। औद्योगिक इसमें धीरे धीरे ये होने लगा कि औद्योगिक जो लाइसेंस है उसमें उदारीकरण होने लगा और ये 1991 में ज़्यादा हो गया। आपने एलपीजी रिफॉर्म लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ये इसके साथ जुड़े हुए थे, इस बात को ध्यान रखना। एलपीजी रिफॉर्म में जो हमने मुद्दे पढ़े हैं उसको इसमें भी शामिल कर सकते हैं, इन चीज़ों को बता सकते हैं कि किस प्रकार चीज़ों में सुधार लाया गया। तो ये आप इन चीज़ों के साथ जोड़ के जरूर बताना। इसके बाद में बात करें कि जो हमारी जो औद्योगिक नीतियाँ हैं 1991 से पहले जो औद्योगिक नीतियाँ उनकी कुछ पॉजिटिव रोल भी रहा उनका। जैसे विशेषकर हमने क्या किया, बड़े जो बुनियादी ढांचा उस पर विकास किया, चाहे विद्युत को लेकर, संचार या सड़क को लेकर, या जो बड़े उद्योग है, इस्पात उद्योग है, इन पर हमने फोकस किया। आपने पंचवर्षीय योजनाओं में भी ऐसा देखा होगा, तो इनका फर्क पड़ा और उद्योगों में आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। क्षेत्रीय जो विकास है ये विशेषकर ध्यान दिया गया कि पहले आपने ये देखा होगा, जैसे अभी भी ऐसा होता है क्षेत्रीय विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उस वहाँ पे थोड़ी सब्सिडी में मिलती है या टैक्स में छूट मिलती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा स्टार्टअप की क्रांति है, तो वो ये सब चीज़ें इससे जुड़े हुए हैं, वैसे इनमें भी छूट मिलती है, ठीक है। और नकारात्मक ये रहा कि उस समय लाइसेंस राज बहुत ज़्यादा था, लाल फीताशाही, मतलब नौकरशाही की लाल फीताशाही का मतलब कार्यों में देरी, जो फाइल थी वो रखी रहती थी और भ्रष्टाचार की समस्या थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो आज बात करते हैं उस समय उतना नहीं था, क्योंकि कोई मान लो कोई निजी सेक्टर से या कोई व्यक्ति मान लो
किसी चीज़ का लाइसेंस लेना चाहिए तो उस समय मुश्किल से मिल पाता था। आपने सुना होगा जो टाटा है उन्होंने किस प्रकार एयरलाइन के लिए लाइसेंस अप्लाई किया था, लेकिन उनको नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी हाल ही में एयर इंडिया को लेकर उन्होंने कुछ किया है, अधिग्रहण किया है, तो ये चीज़ें बता सकते हो आप। तो ये चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा जैसे नई औद्योगिक नीति, उस पर यदि हम चर्चा करें तो उसके क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो सिलेबस में लिखा था मुझे ज़्यादा कुछ इसमें मिला नहीं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि इससे यदि क्वेश्चन आएगा तो कैसे टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक तो श्रम सुधारों को लेकर भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। इस साल भी एक श्रम उत्पादकता को लेकर एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा इससे इस अप्रोच के साथ हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप है या मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, ये जो नई वाली चीज़ें हैं ना उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आप जब भी एग्जाम देते हो, इकोनॉमिक सर्वे, बजट पढ़ोगे, उस समय जो इंडस्ट्री में चर्चा में रहेगा वो क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ सकता है। तो औद्योगिक विकास में क्या हुआ, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया गया। पहले ये था ना, लाइसेंस राज था काफ़ी ज़्यादा, हमने एलपीजी रिफॉर्म लिया और लाइसेंस राज की समाप्ति की गई, सरकारी जो एकाधिकार उसकी समाप्ति की, नए उद्योगों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप ले गए। और जैसे वर्तमान में हम बात करें तो 4 उद्योग हैं जैसे जिनमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। जैसे एरोस्पेस पर रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स है, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री है, खतरनाक रसायन है, तंबाकू या ऐसे उत्पाद है, उन पे उनके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। और यदि सरकार के एकाधिकार की बात करें तो मात्र अब 3 उद्योग बचे हैं, परमाणु, खनन और रेलवे। रेलवे का भी आपने देखा होगा किस प्रकार धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है। अच्छी चीज़ों को शामिल किया जा रहा है, और क्या समय के साथ में मतलब ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें उतनी स्पष्ट नहीं रहती है, उनका उतना उपयोग नहीं रहता है। आपने इकोनॉमिक सर्वे में कई बार एग्जिट पॉलिसी भी सुनी होगी कि कोई इंडस्ट्री है, कोई उद्योगपति है, उसने कोई मतलब इंडस्ट्री लगा रखी है, अब उसको बाहर निकलना हो, उसको लग रहा है कि उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एग्जिट पॉलिसी आजकल चर्चा चलती रहती है काफ़ी उसमें। और उदारीकृत विदेश नीति की हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सुधार किए गए। जैसे पहले हमारे यहाँ मतलब एक तरह से बंद इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी थी, अब बाहर का पैसा भी 1991 के बाद में आया, विदेश निवेश भी काफ़ी बढ़ रहा है। आजकल तो बहुत सारे सेक्टर जिनमें 100% तक एफडी डायरेक्ट रूट से आती है, तो ये आप बता सकते हो। साथ में तकनीकी भी लेकर आती है, एफडी जो आती है तकनीकी लेकर आएगी, तो उसका फ़ायदा मिलेगा, प्रबंधन का फ़ायदा मिलेगा। और लघु उद्योगों में पहले ये था कि लघु उद्योगों को एक तरह से आप कह रहे हैं सरकार ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, मतलब इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, तो इनमें भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीज़ें की गई। आपने जो पीएलआई स्कीम देखी होगी, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम है, वो इनके साथ जोड़ के बता सकते हो कि वो भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। और एकाधिकार अवरोध व्यापार व्यवहार था पहले, कोई एमआरटीपी 1969 में इसका संशोधन कर दिया गया। मतलब ये इनकी विशेषताएं हैं, जो नई औद्योगिक नीति है उसकी विशेषताएं। आपको 4-5 पॉइंट अच्छे से याद रहे तो आप इनको कर सकते हो। जैसे इसमें कंपनियों का अधिग्रहण और विलय का विस्तार आसान कर दिया, पहले मुश्किल था। और इसकी जैसे एमआरटीपी जो आयोग है एक, जैसे एमआरटीपी का मतलब क्या हुआ, एकाधिकार था अवरोधक व्यापार व्यवहार, इसकी जगह सीसीआई आजकल काम करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया। ये मतलब इन चीज़ों में ध्यान रखेगा कि प्रतिस्पर्धा बन रही चीज़ों को किस प्रकार पॉलिसी वगैरह इनमें ध्यान देगा। और जो ये नई औद्योगिक नीति है उसका प्रभाव क्या रहा, ये तो बात सही है, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। हालांकि हम थोड़ी सी आलोचना भी करेंगे इसकी कि क्या क्या समस्या रही इसको लेकर, लेकिन जो नई औद्योगिक नीति है उसके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, लाइसेंस राज की समाप्ति हुई, जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारे जो इंडस्ट्री उसमें एंट्री हो गई। और जो नौकरशाही, लाल फीताशाही, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। और सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी, अब सरकार पर उतना बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कई सारे पीएसयू जो कंपनियां वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में रहती है, तो कहीं ना कहीं इनका यदि विनिवेश होता है तो सरकार को एक तरह से जो राजकोषीय बोझ उन पर होता है वो कम हो जाएगा, वित्तीय बोझ भी कम हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र में जब विदेशी निवेश आया तो उससे भी काफ़ी फायदे मिले, टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें काफ़ी बाहर से आई है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। विनिवेश का मतलब समझते हो ना, जैसे कोई पहले से कोई कंपनी है उसके शेयर मतलब बेचना, एक तरह से विनिवेश ही हो गया। जैसे कोई एयर इंडिया है तो इसकी हिस्सेदारी बेचना, ठीक है, इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाता है अन्य चीज़ों में लगाने के लिए। और निजीकरण को बढ़ावा देने से प्रबंधन दक्षता में फ़ायदा मिलता है, नवाचार टेक्नोलॉजी में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबको फ़ायदा मिला। लेकिन साथ में एक समस्या है कि इस समय हम देख रहे थे जब हम औद्योगिक जो इंडस्ट्री है जो पॉलिसी ला रहे थे, उस समय हमारे साथ और चुनौतियाँ भी थी। क्या चुनौती थी, हमारा जो आधारभूत ढांचा वो कमज़ोर था, लॉजिस्टिक जो समस्याएं होती हैं उन कहीं ना कहीं उनमें भी समस्या थी, श्रम कानून की जटिलताएं हैं। साथ में हमारे साथ एक समस्या और है, जो हमारे श्रम उत्पादकता है वो भी कमज़ोर है, क्योंकि कौशल विकास पर हमने उतना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। 1999 के बाद में जब हम एलपीजी रिफॉर्म ला रहे थे उस समय हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। और जैसे इसमें एक चीज़ तो है कि सेवा सेक्टर ज़्यादा उसको फ़ायदा मिला जीडीपी में, आपने देखा होगा। विनिर्माण सेक्टर को यदि ज़्यादा फायदा मिलता तो रोजगार भी बढ़ते, तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी इनके साथ जुड़ी हुई थी। और ईज ऑफ डूइंग की जो आज बात करते हैं, हमारा निरंतर हमारी जो रैंक है उसमें सुधार हो रहा है, उस समय कमज़ोर था, उतना
सही नहीं था, क्योंकि जैसे कोई विदेशी निवेशक या कोई जो मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आती है वो किसी चीज़ के लिए अप्लाई करती है तो उसको काफ़ी टाइम लगता था, उसमें कई सारे झंझट थे, तो वो समस्या थी। साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीडीपी का मात्र 0.6% खर्च किया जा रहा है इंडस्ट्री को लेकर, और तकनीकी व नवाचार की भी समस्या है। तो ये चुनौतियाँ भी आप इसमें बता सकते हो। तो ये चैप्टर वैसे तो मतलब छोटा ही है, आज जो हम पढ़ रहे हैं इतना ही था हमारा चैप्टर, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चैप्टर वैसे काफ़ी बड़ा है। मतलब करंट अफेयर को लेकर, करंट अफेयर इकोनॉमी में इंडस्ट्री को लेकर जो भी चीज़ें होती है, स्टार्टअप से लेकर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, या जो भी नई चीज़ें एफडीआई की चीज़ें होती है वो सब इसी के साथ जुड़ी हुई है। चाहे रेलवे के निजीकरण की बात की जा रही है या श्रम सुधार कानूनों में सुधार की बात करी जा रही है, सब टॉपिक इसके साथ जुड़े हुए थे। बस टॉपिक का ये था कि सिंपल टॉपिक आपके पास ये होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जैसे आप तैयारी कर रहे हो मेंस के एग्जाम की, तो हर एक जो टॉपिक मेंस है हमारे सिलेबस में, उस टॉपिक आप 2 पेज में भी नोट्स बना पाओ ना तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आएगा कैसा भी आएगा तो आप उसको संभाल पाओगे, क्योंकि आपने अपने सिलेबस को सही से वॉच किया है और सिलेबस का ये भी देखा कि ट्रेंड एनालिसिस किया है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपके पास स्टैटिक पार्ट मजबूत होगा, साथ में करंट अफेयर भी मजबूत होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज का वीडियो ये शॉर्ट वीडियो था। आगे इसमें जो इकोनॉमिक सीरीज है, आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं इसमें कितने वीडियो भी बाकी है, तो इसमें अभी 3 से 4 वीडियो बाकी है, आपने ऊपर देखे होंगे, जिसमें एक समावेशी विकास का है, 2-3 वीडियो मतलब आप मान के चलो अभी बाकी है।